हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जो हमारा अभी एग्ज़ाम हुआ है यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का। तो 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर 2 दिन ये एग्ज़ाम हमारा होना था, और 15 अक्टूबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और इसके जो क्वेश्चन आए थे तो बेसिकली यहाँ पर हम जो जीके के क्वेश्चन आए हैं उनका यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। तो 50 क्वेश्चन जो जीके का वेटेज है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और साथ ही साथ अदर सेगमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ओवरऑल अगर देखें तो पेपर का जो हम ये कह लें लेवल रहा है तो काफ़ी मॉडरेट रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, और आप सभी ने इसका क्वेश्चन अच्छी तरीके से यानी इसका आंसर दिया होगा, और इसमें ए नंबर ऑप्शन सही है यानी 25 ईयर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो देखिए इंपॉर्टेंट दिवस, और इनमें जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है ये हमारा मनाया जाता है 22 मई को। और आप देखते हैं 22 मार्च 22 अप्रैल तो जल दिवस पृथ्वी दिवस, और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो है हमारा माजुली द्वीप, और ये है ब्रह्मपुत्र रिवर पर। तो ब्रह्मपुत्र रिवर और असम में ये द्वीप स्थित है, माजुली द्वीप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो देखिए करेंसी और जो हमारी कैपिटल है यानी राजधानी और करेंसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आने हैं, कोर्स में पहले ही दिया गया था। तो जो हंगरी की मुद्रा है यहाँ पर वो है हंगेरियन फॉरेंट। तो हंगेरियन फॉरेंट इसकी मुद्रा है हंगरी राज्य की यानी देश की। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। तो देखिए स्वतंत्रता के बाद जो भाषा के आधार पर पहला राज्य बना भारत का वो बना आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ही स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है। तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही ये बुक लिखी गई है। और फिर अगला क्वेश्चन है, UNFCCC का अर्थ क्या है। यानी इसका जो फुल फॉर्म है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, और इसी का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है आपका यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये फुल फॉर्म होता है UNFCCC का। अगला क्वेश्चन है, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए फोक डांस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, और जो नौटंकी है ये आपका उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। नौटंकी हो गया, चरकुला हो गया, और उसके अलावा जो कथक शास्त्रीय नृत्य है वो भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो जो ओलंपिक समिति का मुख्यालय है वो हमारा स्थित है स्विट्जरलैंड के लुसाने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। और अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं, बीच में कुछ क्वेश्चन आपके हिंदी और मैथमेटिक्स के यहाँ पर दिए हुए हैं, और फिर हम केवल यहाँ पर जो जीके के क्वेश्चन हैं उनके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो भी जीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए ऐसा नहीं होता कि क्रम से ही क्वेश्चन आपको दिए जाएं, यहाँ पर क्वेश्चंस का क्रम अलग हो सकता है। अब डायरेक्ट हम आ जाते हैं 40 नंबर पर, और ये क्वेश्चन इस बार हमको जो देखने को मिले हैं तो इनमें क्वेश्चन नंबर भी अलग अलग सीरीज में अलग हैं, और साथ ही साथ ऑप्शंस को भी यहाँ पर बदला गया है। यानी दूसरा आप अगर क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो उसमें जो ऑप्शन ए पर होगा वो इसमें हो सकता है, सी में हो, डी में हो, इस प्रकार से बदला गया। और QR कोड भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जिससे पूरी पारदर्शिता यहाँ पर रखी जा सके। फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति हैं जिनका नाम देवानाम प्रियदर्शिनी के नाम से फेमस है। तो वो हैं मौर्य सम्राट अशोक। तो मौर्य सम्राट अशोक को ही देवानाम प्रियदर्शिनी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर पर पित्रतादुरा यानी पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का जो काम है किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। तो देखिए इस शैली का जो कार्य है वो हमको देखने को मिलता है ताजमहल में। तो ताजमहल में ही इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया है। इस पत्थर की जड़ाई का जो संगमरमर पर वर्क किया जाता है, और ताजमहल का निर्माण कराया था शाहजहां ने। तो शाहजहां के ही समय में ये बहुत लोकप्रिय हुआ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। तो देखिए तांबे का सबसे पहली बार उपयोग किया गया, तो ये क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है
सही आंसर होगा ताम्र पाषाण युग। तो उस युग को भी हम उसी नाम से जानते हैं, तांबे के नाम से ही जानते हैं, ताम्र पाषाण युग के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन और काफ़ी इजी क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम हमने अपनी क्लासेस में कराया इसको। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा राजगीर। तो राजगीर में ही यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो बौद्ध संगीति है उसका आयोजन किया गया। तो आप आगे वाली शिफ्ट के लिए या कल के एग्जाम के लिए आप अच्छी तरीके से जो बौद्ध संगीति हैं, जैन संगीति हैं, इनको अच्छे से पढ़कर जाइएगा। इससे निश्चित तौर पर क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाला है। अब हम ऊपर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? यानी पहले केवल और केवल पुरुष थे इस आंदोलन में, दांडी नमक यात्रा में, और इनमें महिलाओं की एंट्री के लिए किसको यहाँ पर यानी गांधी जी को मनाया था? किसने मनाया था? मैडम कामा पंडिता रामाबाई या कमला देवी चट्टोपाध्याय? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा ही गांधी जी को मनाया गया था कि हमको जो महिलाएं हैं उनको भी इसमें एंट्री देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर किसका शासन था? तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में होती है और उस समय शासन किसका हुआ करता था? तो देखिए 1526 में बाबर आया था और मुगल वंश की स्थापना की थी और इस समय यहाँ पर शासन था मुगल सम्राट, यानी ए नंबर ऑप्शन सही होगा। मुगल काल का शासन हुआ करता था। बाकी जो आप यहाँ पर वंश देख रहे हैं या सम्राट हम ये कह लें, जो गुप्त वंश है, शुंग वंश है, मौर्य वंश है, इन सबका शासनकाल पहले ही हुआ प्राचीन काल में, इन्हें हम पढ़ते हैं। तो वेरी इजी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो देखिए जो भूदान आंदोलन है ये आपका रिलेटेड है विनोबा भावे से। तो विनोबा भावे ने ही ये भूदान आंदोलन या जिसे हम ग्रामदान आंदोलन कहते हैं वो इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है, प्रसिद्ध युद्ध का जो नारा दिल्ली चलो, यानी यहाँ पर देखिए उल्टा लिख दिया गया है। बेसिकली आपसे ये भी पूछा जा सकता है दिल्ली चलो या चलो दिल्ली, वो बात एक ही है। तो ये जो नारा दिया था ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही ये नारा दिया गया था दिल्ली चलो का नारा। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो देखिए ये आपका हम ये कह ले वर्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन एक पूछ लिया गया है, थोड़ा अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा डी नंबर, फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति से ही राष्ट्रवाद की जो पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति है वो हमको देखने को मिलती है, यानी राष्ट्रवाद की भावना हमको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, सरकार के निम्न में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? यानी सिंध जो प्रांत है वो यहाँ पर बंबई से अलग हो गया, किस अधिनियम के तहत, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1935। और इसके द्वारा कई सारे कार्य हमको देखने को मिलते हैं हिस्ट्री में। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही बंबई से सिंध प्रांत क्या हो गया, अलग हो गया। अब हम देखते हैं अगले जो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जियोग्राफी से रिलेटेड या अदर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम यानी जीएमटी टाइम से कितना आगे है? तो ये देखिए 5.5 घंटे आगे चलता है जो भारतीय मानक समय है जीएमटी टाइम से, जो कि लंदन में एक रेखा ग्रीनविच रेखा जिसे हम जानते हैं के नाम से जानते हैं। तो उससे जो समय है भारतीय मानक समय वो 5.5 घंटा आगे रहता है। अब यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? नहीं शब्द आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो आर्थिक कारक कौन सा नहीं है इन चार में? तो औद्योगिकरण। तो देखिए जो औद्योगिकरण है ये तो एक आर्थिक कारण है ही, जिससे जनसंख्या वितरण, औद्योगिकरण हो गया, हमारा शहरीकरण हो गया, उसके अलावा खनिज हो गया, पानी की उपलब्धता हो गया। कौन सा कारक नहीं है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा सी नंबर। देखिए खनिज कोई भी आर्थिक कारण नहीं है जनसंख्या वितरण से रिलेटेड, क्योंकि जहाँ पर शहरीकरण होगा, औद्योगिकरण होगा और पानी की अच्छी उपलब्धता होगी, वहीं पर हमको जनसंख्या जो वितरण है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखिए खनिज एक कारण नहीं हो सकता जनसंख्या वितरण का। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच में स्थित है? आपको ये बताना है। तो जो माउंट एवरेस्ट है
ये हमारी स्थित है भारत और नेपाल के बीच में। तो भारत और नेपाल के बीच में यहाँ पर ये जो चोटी है माउंट एवरेस्ट ये स्थित है। वैसे आंसर की आती है तो हो सकता है इसमें आपका जो ऑप्शन है वो ए भी सही किया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा डाउट में हम क्वेश्चन इसको रखते हैं, क्योंकि डाउट थोड़ा सा हो सकता है भारत और नेपाल, क्योंकि ये वैसे तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ती है, लेकिन आपको बीच में बताना है तो यहाँ पर नेपाल और तिब्बत भी इसका एक आंसर बन सकता है। ये उन पर डिपेंड करता है कि वो किस ऑप्शन को यहाँ पर सही मानते हैं, क्योंकि बीच में नेपाल, उस तरफ तिब्बत है, इस तरफ भारत है। तो हम भारत और नेपाल भी कह सकते हैं, नेपाल और तिब्बत भी कह सकते हैं। तो अभी तो आप इसे बी नंबर मान के चलिए। फिर देखिए जैसे ही आंसर की आती है तो हम इसे आप देख सकते हैं क्या करेक्ट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? यानी जो इस समय हमें गर्मी देखने को मिल रही है अक्टूबर में, उसका क्या कारण है? तो इसका कारण है निम्न वेग हवाएं। तो निम्न वेग हवाएं इसका एक कारण है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम देखते हैं आगे जो हमारे क्वेश्चन दिए हुए। तो आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, और इसमें एक किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में जो अधिकांश गतिविधियां हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित होंगी? तो देखिए कोई कंट्री डेवलपिंग है यानी विकासशील है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जो भी गतिविधियाँ होंगी प्रारंभिक चरण में वो प्राथमिक स्तर की होंगी, यानी जिसमें हमारा कृषि वगैरह आता है। अगर कोई देश विकसित है तो वहाँ की इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी उस क्षेत्र से संबंधित होंगी। लेकिन देश यहाँ पर क्योंकि विकासशील है तो प्राथमिक गतिविधियाँ ज़्यादा देखने को मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो यहाँ पर हरित क्रांति की जो रणनीति है उसका हिस्सा कौन था? तो सिंचाई। तो ये भी बिल्कुल सही है, सिंचाई तो होनी चाहिए। रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी ये भी उसका एक हिस्सा है, और उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीच वो भी इसका हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये सभी हरित क्रांति से ही रिलेटेड हैं, यानी उसी की रणनीति का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो देखिए बिहार का शोक यहाँ पर कहा जाता है कोसी रिवर को। ये क्वेश्चन हम बचपन से पढ़ते आए हैं। और बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। अगला क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी गई थी? तो देखिए वर्तमान में पंचवर्षीय योजनाओं कोई अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन 12 पंचवर्षीय योजनाएं रहीं। और 5 ईयर प्लान्स को जो अंतिम यानी अंतिम जो मंजूरी देता है, स्वीकृति देता है, वो देता है राष्ट्रीय विकास परिषद, या जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में NDC के नाम से जानते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, और 58 है, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो देखिए संघ की बात की जा रही है तो प्रधानमंत्री भी संघ में आता है, उपराष्ट्रपति भी संघ में आता है, और राष्ट्रपति भी संघ में आता है। सही आंसर है डी नंबर। राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं ये संघ कार्यकारिणी में नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है, यानी कॉमर्शियल बैंक कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा डी नंबर, सिडबी बैंक, यानी जो स्मॉल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ये हमारा वाणिज्यिक बैंक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो ये जो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है ये है वैधानिक निगम, यानी स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले हमारे कुछ और क्वेश्चन आते हैं, जिसमें है 61 नंबर क्वेश्चन। पॉलिटी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो देखिए कोई अगर यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पर उच्च न्यायालय स्थापित करना है तो इसका जो अधिकार है वो आपका दिया गया है संसद को, तो संसद को ही इसका अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताता है, यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से रिलेटेड है? आर्टिकल 124 के अंदर ये बात की गई है कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना और गठन किस प्रकार से किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है, यानी जो मौलिक अधिकार हैं इनको लागू करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार
आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो यहाँ पर बताना है किस मंत्रालय के अधीन आता है मानवाधिकार आयोग। तो यहाँ पर सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी ना तो वित्त मंत्रालय, ना गृह मंत्रालय और ना ही रक्षा मंत्रालय के अंडर में आता है मानवाधिकार आयोग। ये अलग से एक आयोग है जिसकी स्थापना की गई मानवाधिकार की रक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, न्यूमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा फेफड़े, यानी लंग से रिलेटेड ये रोग है न्यूमोनिया रोग, जो कि मानव फेफड़े को यहाँ पर प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो वनस्पति रेशा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सही आंसर होगा नायलॉन। नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है, ना कि वनस्पति रेशा हम ये कह लें, प्लांट फाइबर नहीं है बल्कि इसे बनाया जाता है। तो देखिए जो जूट है, काटन है, फ्लैक्स है, ये हमें बेसिकली प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, हम देखते हैं, और ये साथ ही साथ वनस्पति रेशा की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारों का रंग यानी जो कलर्स ऑफ स्टार है निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा सी नंबर, उसके तापमान पर, यानी जैसा उसका टेम्परेचर होगा उसी हिसाब से जो तारे हैं उनका कलर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो देखिए जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये जो बढ़ाने का श्रेय जाता है वो ग्रीन हाउस गैस को जाता है, यानी जो भी ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर कई सारी गैसें जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हमारा वाटर वेपर, सल्फर डाइऑक्साइड, सभी कई सारी गैसेज यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत। अब यहाँ पर हमारे कुछ बीच में हिंदी आदि के क्वेश्चन है, रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। अब हम सीधे आते हैं 90 नंबर में, यानी यहाँ से हमारे 10 क्वेश्चन और हैं जो हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। तो अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और आप देख सकते हैं अगस्त 2022, यानी हम ये देखें जो हमारी जो एग्ज़ाम हो रहा है वो हो रहा है अक्टूबर में, और जो करंट अफेयर्स पूछी गई है वो अगस्त तक की पूछी गई है। वैसे हमने आपको लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स कराई थी, जिसमें अप्रैल से लेकर सितंबर तक की करंट अफेयर्स कवर कराई थी, तो अगस्त बेसिकली उसी में यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम देखते हैं करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? तो आप जानते हैं ताइवान और किसके बीच में जो यहाँ पर टसल है वो चल रही है, युद्ध चल रहा है, यानी हम ये कह लें युद्ध की संभावना बनी रहती है, तो वो है हमारा कंट्री चीन। तो चीन ने ही ताइवान के आसपास सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है, जिससे वो अपनी पावर उसे दिखा सके और अपने में शामिल कर सके। उसके अलावा अगस्त 2022 से एक और क्वेश्चन, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो इसका उद्घाटन किया गया है कोलकाता में, और हुगली रिवर में इस मेट्रो का जो उद्घाटन है वो किया गया अंडर वाटर मेट्रो का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो ये किया है इजराइल के वैज्ञानिकों ने। तो इजराइल के वैज्ञानिकों ने ही यहाँ पर पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है गुजरात में, तो गुजरात में ही इसे लॉन्च किया गया है। अगले कुछ क्वेश्चन है हमारे, क्वेश्चन नंबर 94। तो क्वेश्चन नंबर 94 है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान। और अगर आपको याद आ रहा हो तो पहले ही हमारी करंट अफेयर्स की क्लास थी जिसमें हमने कई सारे आपको अभियान पढ़ाए थे, और उसी में हमने आपको पढ़ाया था बढ़े चलो अभियान, जो कि देशभक्ति से ओतप्रोत एक अभियान है, और इसको शुरू किया गया था संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, और संस्कृति मंत्रालय ने ही ये जो अभियान है वो शुरू किया था, जिससे देशभक्ति की भावना को बढ़ाया जा सके। और आप करंट अफेयर्स की जो 3 क्लासेस थी हमारी लास्ट 6 मंथ की, उसमें पहली क्लास में देखेंगे तो यहाँ पर आपको बढ़े चलो अभियान के बारे में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है स्काईलाइट। तो स्काईलाइट के नाम से ही एक उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया गया। तो देखिए यहाँ पर जुलाई की भी जो करंट अफेयर्स है वो हमको देखने को मिली। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो ये नई ही अभी एयरलाइंस कंपनी यहाँ पर देखने को हमको मिली, आकाशा एयरलाइंस, और इसकी जो पहली उड़ान थी वो थी मुंबई से अहमदाबाद। तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच ही इसकी पहली जो उड़ान है वो हमको देखने को मिली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97,
और यह है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य बन गया है। तो ये भी एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। इसका सही आंसर होगा गोवा। तो वहाँ पर हमने आपको राज्य भी बताया था, यूनियन टेरिटरी भी बताया था और जिला भी बताया था हर घर जल प्रमाणित बनने वाला। तो सभी क्वेश्चन एक साथ हमने वहाँ पर आपको बताए हुए थे। और ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो म्यांमार है, मालदीव है, चीन है, सही आंसर होगा यूएई। यूएई भारत का पड़ोसी देश नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ने के लिए A14 भारत में नील कड़ी केंद्र की शुरुआत की है। तो ये की है आईआईटी मद्रास ने। तो आईआईटी मद्रास के द्वारा यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें किसने भाग लिया? अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, अमित शाह या नरेंद्र मोदी। तो सही आंसर होगा अमित शाह। तो जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्हीं के द्वारा इस सम्मेलन का जो आयोजन है इनकी अध्यक्षता में वहाँ पर किया गया। तो ये देखिए हमारे सभी जो जीके के क्वेश्चन थे 50 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। जो आज की 15 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर देखा। और दूसरी शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो 3 से 5 वो एग्ज़ाम हमारा होने वाला है और उसका भी जैसे ही एग्ज़ाम होगा उसके बाद उसका भी हम एनालिसिस लेकर आएंगे। जो भी जीके के क्वेश्चन होंगे तो वो वीडियो भी आपको मिलेगा। और फिर जो कल का एग्ज़ाम है उसके भी जो वीडियोज़ हैं वो दोनों वीडियोज़ आपको साथ में मिलने वाले हैं। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।